प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम दीपकम कक्षा 6 के प्रथम पाठ वयम वर्णमाला पठामह को कर रहे हैं और आज उसका भाग 10 है और 10 के बाद हो जाएगा बस, यानी कि पहला पाठ कंप्लीट हो जाएगा। आज पाठ का अर्थ, पाठ का अभ्यास और पाठ का योग्यता विस्तार है। तो इससे पहले कि उसकी ओर बढ़ें, उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी प्रथम पाठ को कंप्लीट पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें। तो चलिए चलते हैं पहले पाठ का योग्यता विस्तार का अंतिम भाग करने के लिए। योग्यता विस्तार कर लेने के पश्चात आज करेंगे परियोजना कार्यम और इसी के साथ ही प्रथम पाठ पूर्ण हो जाएगा। चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु, चित्रों को ध्यान से देखो। शिक्षकस्य साहाय्येन, अध्यापक की सहायता से। एतेषां चित्राणाम, इन चित्रों की वैशिष्ट्यम, विशेषता को अवगच्छन्तु, जाने। च और लिखन्तु, लिखें। जाने और लिखें। क कुक्कुट है, कुक्कुट है। मुर्गा विरोती बोलता है, मुर्गा बोलता है, क्या बोलता है? उ उ उ, धीरे धीरे करके, यानी कि पहले एक मात्रा हर्ष से बोलता है उ, फिर थोड़ा उ, फिर थोड़ा और जोर से बोलता है उ, दो मात्रा में, और फिर अंत में पूरा प्लुत से बोलता है, जोर से बोलता है। मुर्गे की ध्वनि के विषय में बताया। भाई पहले वो एक मात्रा की तरह हर्ष स्वर की तरह बोलता है, फिर थोड़ा सा हर्ष स्वर, फिर थोड़ा ऊंचा होता है, वो दीर्घ स्वर की तरह बोलता है और अंत में फिर प्लुत स्वर की तरह जोर से बोलता है, एकदम पूरा जोर लगा के। ये तो हुआ कै। उसके बाद ख में क्या है? चासस्तु वदते मात्राम द्विमात्राम तवे वायसः, शिखिरौति त्रिमात्रम तो नकुलस्त्वार्धमात्रकाम। तो ये चास है नीलकंठ पक्षी, वायस है काक है कौवा पक्षी, शिखी मयूर है मोर पक्षी, नकुल है नेवला पशु। तो नीलकंठ की जो आवाज़ है वो एक मात्र ध्वनि होती है जो ह्रस्व स्वर की तरह मानी जाती है। कौवे की जो ध्वनि है दो मात्रा की मानी जाती है, इनकी दीर्घ स्वर की मात्रा बोली जाती है। जो मोर है वो जो बोलता है उसकी त्रिमात्रा की ध्वनि मानी जाती है जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ स्वर तीन प्रकार के स्वर होते हैं, तीनों को हमने पक्षी की आवाज़ से समझा। चा से धीरे बोलता है, कौवा उससे थोड़ा ज़ोर से बोलता है और मोर उससे और थोड़ा ज़ोर से बोलता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर है नीलकंठ की ध्वनि, कौवे की ध्वनि है दीर्घ स्वर की तरह और मोर की ध्वनि है प्लुत स्वर की तरह। और उसके पश्चात नकुल जो बोलता है एकदम धीरे से बोलता है, जैसे अर्धमात्रा आधी मात्रा की ध्वनि होती है, वो किसकी तरह होती है? व्यंजनामेव, व्यंजन की ध्वनि होती है। नीचे दिखाया है चास है नीलकंठ विरोती, नीलकंठ पक्षी बोलता है एक मात्रा की तरह, यानी कि वो ह्रस्व मात्रा की तरह बोलता है। वायस है काकै, वायस और काकै दोनों का अर्थ है कौवा, विरोती बोलता है द्विमात्रा दो मात्रा की तरह जिसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा है शिखी मयूर है, शिखी और मयूर है दोनों का अर्थ है मोर। के काम करोती, जोर से आवाज़ करता है, जो तीन मात्रा इनकी प्लुत की तरह होती है। नकुल है ध्वनयति, नेवला बोलता है अर्धमात्रा आधी मात्रा की तरह, अर्धमात्रक है आधी मात्रा की तरह, जो होता है व्यंजन की तरह। तो आज हमको पाठ पूरा करना है, फटाफट पढ़ते हैं। नामांत्याक्षरी क्रीड़ा, शिक्षिका शिक्षक अध्यापिका या अध्यापक छात्रान छात्रों को समूह द्वयेन विभज्य दो समूहों में बांटकर प्रथम गणस्य छात्राम छात्रम, पहले समूह के छात्र या छात्रा को स्वनामधेयम वक्तुम निर्देशति, अपना नाम बोलने के लिए निर्देशित करती है। भाई अपना नाम बोलो। छात्रा छात्र स्वनामधेयम वदति, लड़का या लड़की छात्र या छात्रा अपना नाम बोलता है या बोलती है। तदनंतरम द्वितीय गणस्य छात्रा छात्रा उत्तिष्ठति, तब दूसरे समूह का छात्र या छात्रा उठती है। उक्तस्य नामधेयस्य अंतिमम व्यंजन वर्णम,
बोले गए नाम के अंतिम व्यंजन वर्ण को विसर्गातिरिक्तम, विसर्ग से अतिरिक्त, विसर्ग नहीं, उसके अतिरिक्त जो वर्ण है वो स्वीकृत्य स्वीकार करके, तेन वर्णेन उस वर्ण के आरभ्यमाणम आरंभ होने वाले किंचित नाम वदती कुछ नाम बोलता है। यानी कि प्रथम वर्ग के समूह ने अपना नाम बोला किसी एक ने, तो उसका जो अंतिम वर्ण है उससे लेकर के दूसरे वर्ग का जो छात्र या छात्रा है उससे 2, 3, 4 नामों को बोले। ठीक है। उक्तस्य नामधेयस्य अंतिम व्यंजन वर्णम स्वीकृत्य तेन वर्णेन आरभ्यमाणम किंचित नाम वदति कुछ नाम बोलता है। ततः अग्रे उक्तस्य नामधेयस्य अंतिम व्यंजन वर्णम विसर्गातिरिक्तम स्वीकृत्य पुनः प्रथम गणस्य छात्रा छात्र उत्थाय तेन वर्णेन आरभ्यमाणम किंचित अन्यद नामधेयम वदति, और उसके पश्चात जो दूसरे वर्ग ने बोले नाम, उनमें से किसी एक का अंतिम वर्ण लेकर के पहले वर्ण का जो छात्र या छात्रा है उसमें से कुछ नामों को बोले। अनेन प्रकारेण क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, इसी प्रकार से क्रम से खेल चलता है। मतलब 2 समूह बना दिए, पहले समूह में एक छात्र या छात्रा उठा, उसने नाम बोला, उस नाम का जो अंतिम वर्ण है उससे दूसरे वर्ग का कोई एक छात्र उठ करके कुछ नाम बोलेगा और उसमें से वो बताएगा भाई इस नाम का जो अंतिम वर्ण है इस पर तुम नाम बताओ। इस प्रकार से पहला दूसरे को, दूसरा पहले को, पहले दूसरे को करते हुए खेल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब देखते हैं ये क्या लिखा गया में। उच्चारण स्थानानि पाणनीय शिक्षा सूत्राणि, उच्चारण स्थान के पाणनीय शिक्षा सूत्र भी हैं। तो क्या अक्व विसर्जनाम कंठ्या, यानी कि ये पाणनीय सूत्र हैं, इनकी सहायता से हमको पता चलता है अ आ क ख ग घ ङ ह विसर्ग एतेषाम उच्चारणम कंठस्थाने भवति, कंठस्थान से होता है। ये याद करना पड़ेगा हमें। अ को है विसर्जनीय, बस कंठ्या। ए का मतलब है ए और आ, कु का मतलब है कै वर्ग, क ख ग घ ङ, है का मतलब है, और विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ए और आ, कु का मतलब है कै वर्ग, क ख ग घ ङ, और है का मतलब है, और विसर्जनीय का मतलब विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ स्थान से होता है। तालु के लिए क्या कौन सा सूत्र है पाणिनि का? ध्यान दीजिए। ई चू यशांस तालव्यः, ई छोटी और बड़ी, चू का मतलब है च वर्ग, य का मतलब य, और ये 2 वाला स। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से। ई ये च वर्ग, च छ ज झ है, उसके बाद ये और से, एतेषाम उच्चारणम तालु स्थाने भवति, इनका उच्चारण तालु स्थान से होता है। ऋटु रसा मूर्धन्या, री ह्रस्वरी और दीर्घ री, टू का मतलब है ट वर्ग, रे का मतलब रे, और श का मतलब स। इनके उच्चारण स्थान कहाँ से? मूर्धा से। री, टू का मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, और रे का मतलब रे, और श का मतलब स। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा के स्थान से होता है। उसके बाद दंते के लिए लृ तुलसा दंत्या, लृ का मतलब लृ, तू का मतलब त वर्ग, त थ द ध न, ल का मतलब ल, और ये स का मतलब स। इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। लृ त थ द ध न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत स्थान से होता है। उपधुमानीय ओष्ठऊ, उपु का मतलब उ और उ, छोटा उ बड़ा उ, और उसके बाद पू का मतलब है पै वर्ग, पै वर्ग मतलब पै फ ब भ म। ठीक है। उप बाकी हो गया। एतेषाम उच्चारणम ओष्ठ स्थाने भवति, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये पांचवें अक्षर हैं। गण नमः स्वस्थान नासिका स्थान, अपना स्थान ग का कंठ, य का तालु, अण का मूर्धा, न का दंत और म का कंठ, ये साथ साथ में इनके नासिका उच्चारण स्थान भी होता है। ठीक है। तो ये सारे वर्ण 2 स्थानों से बोले जाते हैं, एक अपने वर्ग के स्थान से और एक नासिका से। आगे बढ़ते हैं। ए आई कंठ तालव्यु, ए और आई का उच्चारण स्थान इन दोनों का कंठ और तालु होता है। ओ औ इन दोनों का कंठोष्ठ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। वकारो दंतोष्ठ, वे का उच्चारण स्थान दंत से होता है। अनुस्वार यमा नासिका, जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। इसी के साथ पाठ नंबर 1 यानी कि प्रथम पाठ है पूरा हो जाता है। कल से पढ़ेंगे द्वितीय पाठ है। तब तक के लिए जयतु सुरभारती।